और देखिए इस वक्त एक और अहम खबर, कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बड़ा दावा है। ओमिक्रॉन सभी को एक बार जरूर बनाएगा शिकार। ओमिक्रॉन अंदरूनी नुकसान पहुंचा रहा, अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुंचा रहा, हल्के लक्षणों के बावजूद अंगों को नुकसान पहुंचा रहा है ओमिक्रॉन। तो एक जर्नल में ये नई रिसर्च छपी है और उसके हवाले ये बात सामने आ रही है। तो समझना होगा कि ओमिक्रॉन को लेकर अभी भी बहुत स्पष्ट स्थिति नहीं है और हर बार कुछ नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। और अब जो ये बात कही गई है उससे ये चीज लग रहा है कि ओमिक्रॉन कुछ दूसरे तरीके से प्रभावित कर रहा है, यानी कि अगर इन्फेक्शन होता है, हल्के प्रभाव रहते हैं, तब भी ये अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। क्या कहा गया है इस यूरोपियन हार्ट जर्नल में, जो बातें छपी हैं उसमें क्या कहा गया है? 100 टेस्ट में से 25 निकलेंगे ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित। अगर 100 लोगों का टेस्ट होता है तो 25 जो हैं वो ओमिक्रॉन के पेशेंट निकल सकते हैं, उससे संक्रमित लोग निकल सकते हैं। ये एक बात कही गई है। और इसके अलावा ये फैक्ट भी उसमें कहा गया है कि अगर ओमिक्रॉन का हल्का इन्फेक्शन होता है तो भी अंगों को वो नुकसान पहुंचा सकता है। ऑर्गन्स के लिए ये सही नहीं है इसका इन्फेक्शन, ये भी इसमें कहा गया है। 45 से 74 साल उम्र के 443 लोगों पर यह स्टडी की गई थी। एज ग्रुप आप देख सकते हैं 45 से 74, ये काफी सेंसिटिव एज है कोरोना के लिहाज से, और उसमें 443 लोगों के ऊपर ये स्टडी की गई है और उसके आधार पर ये बातें, ये फैक्ट्स कही जा रही हैं। स्टडी में शामिल संक्रमितों में हल्के या किसी तरह के लक्षण नहीं थे, किसी तरीके के लक्षण नहीं थे, या फिर जो भी थे वो बहुत ही माइल्ड थे, और संक्रमितों में मीडियम टर्म ऑर्गन डैमेज देखा गया है। इसी वजह से ये चिंता की बात है, जो बात कही जा रही है क्या कि उसमें किस तरीके का डैमेज देखा जा रहा है। रिसर्च में पैरों की नसों में खून के थक्के बनने की शिकायत भी देखने को मिली है, मीडियम टर्म के ऑर्गन डैमेज की भी शिकायत मिली है, वो भी रिपोर्ट्स में सामने आ रही हैं कि किस तरीके अंदरूनी अंगों को वो नुकसान पहुंचा रहा है। किडनी फंक्शन में भी तकरीबन 2% की गिरावट दर्ज की गई है, यानी किडनी को भी अफेक्ट कर रहा है। ये तो ओमिक्रॉन को लेकर जो भी ये बातें कही जा रही हैं, सारी अभी स्टडीज जो चल रही हैं उसमें हर बार कुछ ना कुछ नए फैक्ट आ रहे हैं, और यही वजह है कि ओमिक्रॉन को लेकर चिंताएं अभी भी बनी हुई है। WHO की बार बार की जो वार्निंग है वो भी इसी वजह को लेकर है कि ओमिक्रॉन का फैलाव बढ़ता है और बाद में ये नुकसान ज्यादा कर सकता है। डॉक्टर नीलम, हम तो डेल्टा की बात कर रहे थे, उसके जो प्रसार की बात कर रहे थे, किस तरीके से अभी वो भी फैल रहा है, लेकिन ओमिक्रॉन को लेकर ये जो स्टडी है और इसमें जो बातें कही गई उसको आप कैसे देखती हैं? साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन कंट्रोल में नजर आ रहा है, लेकिन क्या ये माना जाए कि जितने लोग ओमिक्रॉन से अफेक्टेड हुए हैं वहां वो अभी भी सुरक्षित हैं या उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है? ये थोड़ा टाइम बताएगा। ये फर्स्ट जर्नल में जो स्टडी की गई है इसको थोड़े और जगह पे रेप्लिकेट या देखना चाहिए। बट ये सही है कि जिनको एक्सपेशली डेल्टा वेव के बाद काफी पेशेंट्स आते हैं जो पोस्ट कोविड सिक्वेले को लेके, जिनमें उनकी वेसल्स या हार्ट या ब्लड प्रेशर इनको लेके इफेक्ट दिखाया गया है। तो इसीलिए मेरा एक ही सिंपल एडवाइस रहेगा कि हम हमेशा किसी भी चीज, चाहे वो माइल्ड इन्फेक्शन हो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन किसी भी चीज से अपनी बचाव करना, दैट इज द मोस्ट इंटेलिजेंट थिंग। लेकिन एक चीज जरा समझाइए आप कि उसीलिए जो ये अभी दो चीज कर रहे हैं हम, कि ये वैक्सीन्स को लेके ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो गवर्नमेंट की पहल हुई है कि भाई सारे जो 60 इयर्स के ऊपर हो और कोमॉर्बिडिटी जिसके बारे में लोग पूछते हैं उसका क्या मतलब, उसमें एनीबडी जिसको डायबिटीज हो या वेसल से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, लिवर डिजीज, किडनी डिजीज, स्टीरॉइड्स, ट्रांसप्लांट्स, ऐसे लोगों को जो गवर्नमेंट ने बूस्टर डोज की एहतियात करी है वो बिल्कुल जरूर आपको आगे जरूर बिल्कुल है। क्या ये साइंटिफिकली पूरा बेस्ड है? वेल, इट लुक्स लॉजिकल, बट अभी साइंस का पूरा बैकअप नहीं है, इसलिए ये बहुत कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकते। रवि गोडसे, आपने जो बात कही वो तो बहुत इंटरेस्टिंग थी, लेकिन जरा मैं चाहूंगा इसी पॉइंट पे आप भी अपना व्यू दें कि जो कहा जा रहा है कि इंटरनल ऑर्गन को नुकसान पहुंचा सकता है। कोरोना के बाद भी हमने बहुत सारे इफेक्ट्स देखे हैं, तो ये जो कोरोना या ओमिक्रॉन के बाद के जो इफेक्ट हैं बॉडी के अंदर, अमूमन
दूसरे मामलों में भी अगर फ्लू भी होता है तो हम कंजेशन देखते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन देखते हैं, अगर किसी को डिहाइड्रेशन होता है तो भी हम देखते हैं कि उनके किडनी और बाकी चीजों पे फंक्शन पे असर पड़ता है। तो उस तरह के इंपैक्ट में और कोरोना या ओमिक्रॉन के छोड़े गए इंपैक्ट में क्या डिफरेंस है? कौन ज्यादा फैटल साबित हो सकता है? ऐसे घटिया और बेबुनियाद स्टडीज फेंक दो, तो पूरे नजरअंदाज कर दो। क्या घटिया स्टडी है? 443 पेशेंट है, उनमें से 93% अस्पताल भी नहीं गए थे। उनको कुछ लक्षण है ही नहीं। उनको लक्षण नहीं है तो ऑर्गन डैमेज क्या है? अगर लक्षण नहीं है तो पूरे रिसोर्सेज ऑर्गन डैमेज पे क्यों? उसमें हार्ट का एग्जामिन किया, बोले हार्ट का 1% से कम हुआ। किसी भी हार्ट बीमारी के बाद हार्ट का फंक्शनिंग 10% से 6 हफ्ते तक कम हो सकता है। ये 1% अभी कम हो गया है 2 हफ्ते बाद। कितनी नहीं, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा था। और दूसरा मैं क्या कह रहा हूँ, आप एक मुंह से कह रहे हैं कि इसे रोक ही नहीं सकते, कोई रोक नहीं सकता, और बाद में कह रहे हैं कि अगर आता है तो परमानेंट ऑर्गन डैमेज कर देगा। ये सुन के लोग डर जाएंगे ना, तो उससे उनका हार्ट फंक्शन 2% से कम हो जाएगा। और एक मैं जो आइसोलेशन क्वारंटाइन की बात कर रहा हूँ, बहुत अहम बात कहता हूँ। आज मैं कहता हूँ आईसीएमआर को आज करे, 6 हफ्ता ना रुके जैसा वो हमेशा रुकते हैं। अगर डॉक्टर आइसोलेशन में चले गए तो कोई बचेगा नहीं पेशेंट को देखने को। तो डॉक्टर अगर संक्रमित होता है तो जिस दिन लक्षण आए उस दिन से चालू करे, और 5 दिन बाद आइसोलेशन खत्म। आइसोलेशन खत्म करने के लिए टेस्टिंग का जरूरी नहीं। जो लोग ये बात मानते हैं कि कोरोना रिकवर हुआ है क्या, इस देखने के लिए टेस्टिंग की जरूरी है, उनको डिसीज कुछ मालूम ही नहीं है। तो नो टेस्टिंग रिक्वायर्ड। 5 दिन के बाद मास्क डाल के डॉक्टर काम पे आ सकते हैं। क्योंकि हमने पिछली बार अमेरिकन सीडी से जो सेकेंड वेव थी उसमें हमने ये भी देखा कि बाद में लोगों ने सीटी स्कैन के लिए बहुत मारामारी की। वो बहुत गलत है, बहुत गलत है, क्योंकि पेशेंट पहले ठीक होता है और सीटी स्कैन बाद में ठीक होता है। अगर पेशेंट लक्षण से ठीक हो रहा है तो देखते हैं, सीटी स्कैन करते हैं। इससे घटिया दूसरी बात नहीं है, क्योंकि सीटी स्कैन से रेडिएशन डैमेज होता है। सीटी स्कैन में ये दिखेगा कि इन्फेक्शन अभी भी है जब तक पेशेंट पहले ठीक होता है। तो सीटी स्कैन की कोई जरूरत नहीं है। अगर लक्षण नहीं है तो हाई रिस्क नहीं तो कुछ जरूरत नहीं है। टेस्टिंग ही ना करो और डॉक्टर का आइसोलेशन 5 दिन में तोड़ दो, और वो 5 दिन जब लक्षण चालू हुए तब चालू करो। लक्षण चालू होने के बाद लेकिन इसमें एक प्रश्न है, क्योंकि हमने भारत में ऐसा देखा है कि कोरोना से रिकवर हुए लोग महीने के बाद एक बार फिर से इन्फेक्टेड होते थे और बहुत सारे लोगों ने जान गंवाई है। वो क्यों हुआ है, उस बीच में हमें क्या सावधानी रखनी है? मैं इस पे उत्तर लूंगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।